साथ में पशु चिकित्सक जगदीश जी हैं जो लोकल देसी गौवंश के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी देसी गौवंश गाय हमारी गौशाला में है और कैसे लोग इनके माध्यम से आके इनको अडॉप्ट कर सकते हैं और आसानी से, बहुत आसान तरीका है। तो आइए जानते हैं पशु चिकित्सक जगदीश जी से। जी सर। तो जैसे गायें दो प्रकार की हैं, एक तो स्वदेशी नस्ल की गायें हैं और एक जो है विदेशी नस्ल की गायें हैं, और कुछ इन दोनों की मिक्स हैं जिसको क्रॉस ब्रेड कहते हैं। तो जो देसी गायें होती हैं उनको पहचानने का तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो डिल होना चाहिए, कंधे पे जो उसका उठा हुआ भाव होता है जिसको हिंदी में डिल कहते हैं, वो अनिवार्य होता है, और जिसको अंग्रेजी में हम्प भी कहते हैं, वो होना चाहिए। और दूसरा एक उनका गल कंबल होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है वो होना चाहिए। अगर विदेशी नस्ल की गाय रहेगी तो उसको गल कंबल नहीं रहेगा, स्वदेशी नस्ल की गाय में गल कंबल रहेगा। तो दो चीज़ों से हम पहचान सकते हैं ये जानवर अपने भारतीय नस्ल का है या फिर विदेशी है। क्रॉस ब्रेड अगर जानवर है, मतलब स्वदेशी और विदेशी का जो है मिक्स है, तो उसको थोड़ा बहुत डील भी हो सकता है और गलकम्बल भी होगा। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख नस्ल है गंगा तीरी, जो कि गंगा का जो कछार है, गंगा के किनारे किनारे वो नस्ल पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है सफ़ेद और मूलतः वो जो है सफ़ेद रंग की होती है। उस नस्ल की जो भी गाय या बैल हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस समय एक गाय जो है गंगा तीरी उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सफ़ेद रंग की गाय है जो कि देसी गाय है, गंगा तेरी नस्ल की है। ये गंगा तेरी है। और कोई और इसमें जो है वो साहीवाल और गिर दो प्रमुख नस्लें हैं जी, जिनके जो है ये देखिए बछड़ा जो है इसके कान बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो गिर नस्ल की गायें होती हैं, बछड़े होते हैं, सांड होते हैं, उनके कान काफ़ी लंबे लंबे और ऐंठे हुए होते हैं। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि ये गिर फॉरेस्ट एक जंगल गुजरात में है, वहाँ पे जो गायें पाई जाती हैं तो मक्खियों से बचाने के लिए उनके कान बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो कान को फड़फड़ा सकें, मक्खियाँ उनकी आँख पे मुंह पे ना बैठें। इसलिए नेचर ने उनको जो है बड़ा कान दिया है ताकि वो मक्खियों से अपनी सुरक्षा कर सकें। और दूसरी जो दुधारू नस्ल की एक नस्ल है स्वदेशी, वो साहीवाल है। ये बछड़ा जो है, इस बछड़े को अगर देखें आप तो ये साहीवाल का क्रॉस है, प्योर साहीवाल नहीं है लेकिन साहीवाल का क्रॉस है। रंग इनका जो है वो लाल होता है, गिर का भी लाल होता है, साहीवाल का भी लाल होता है। साहीवाल के कान छोटे होते हैं, इनका मुंह छोटा होता है, और दूध देने में जो है ये अच्छी गाय है, अच्छे नस्ल की ये ब्रीड है, और गिर भी है दोनों। तो ये दोनों दुधारू नस्ल की हैं। बाकी हमारी जो गंगा तीरी है वो उसके बैल बहुत अच्छे होते हैं, और गाय भी जो है वो ठीक ठाक दूध देती है, ऐसा नहीं है कि कम देती है। हाँ, लेकिन तो वो जैसे उसको कहते हैं द्विअर्थी नस्ल की है कि उसके बछड़े भी काम में आते हैं और गाय भी दूध देती है। जबकि साहीवाल और गिर के बछड़े जो है वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा जो है सुस्त टाइप के होते हैं। तो उनसे जो है पुराने ज़माने में जो है खेती करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जो गंगा तेरी का बैल है वो खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा और भी कई नस्लें हैं, जैसे हरियाणा है अपने यहाँ, तो हरियाणा की ब्रीड है, लेकिन यहाँ भी जो है वो दिखाई देती है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएं कि गौ आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती के ऊपर जो बात हो रही है, तो लोगों को देसी गाय की रिक्वायरमेंट है, तो आपके यहाँ पे कितनी देसी गायें और क्या आसान तरीका है जिससे सीधे आपसे यहाँ से लेके जाया जा सके? हमारे यहाँ लगभग मैं देख रहा हूँ कि 8 से 10 जानवर जो हैं वो देसी नस्ल के हैं। तो इनको लेने का तरीका ये है कि ये माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना एक योजना चल रही है, जिसमें अगर यहाँ से कोई एक जानवर लेके जाता है तो प्रति जानवर जो है उसको 900 रुपये महीने सरकार की तरफ से जो है अनुदान भी मिलेगा। और इसमें तरीका ये है लेने का कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उनका एक फ़ोटो चाहिए, और अगर वोटर आईडी हो तो वोटर आईडी भी चाहिए। ये चीज़ें हम उसको मिल जाएं तो और मैं उनको जो है सुपुर्द करा सकता हूँ।
बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये जानकारी काफ़ी रहेगी उन किसान भाइयों के लिए जो देसी गाय को लेकर घनजीवा तो जीवामृत बनाना चाहते हैं। और आपके यहाँ करीब आपने बताया 8 देसी गौवंश हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसपास के गांव लेके जा सकते हैं। ये बड़ा हाँ, गांव बिल्कुल ले तमौली और आसपास के कितने गांव हैं, जरा बाबा आप बताइए कौन कौन से गांव हैं जो यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बताइए। आइए आप इधर आइए बताइए बाबा, आप सभी गांव से हैं तो आप लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे जी। मुल्लापुर जी गांव और जीरीपुर पढ़नी पढ़नी जी, इधर कोटवा, इधर धनिक सराय, शादी हाँ शादी सराय, इधर गलवाना वगैरह सब लेके ये इसका नाम क्या है, महरामपुर जी। हाँ ये सब गांव है। आप सभी ने गांव का नाम सुन लिया। हाँ अगर ये आप फेसबुक और यूट्यूब पे कहीं पे भी देख रहे हैं तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डालकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक मिनट मशीन के रुकिएगा, बारे में बता दें। आज हम टैगिंग के बारे में बताएंगे और क्या फ़ायदे हैं, आइए डॉक्टर साहब से समझते हैं और एक लाइव देखते हैं। टैगिंग करते वक्त एनिमल्स को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, उनका बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। तो सुनते हैं जगदीश साहब से। जी सर। ये टैग मशीन है, ये कान का छल्ला है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक मेल का है एक फीमेल है। ये मशीन के द्वारा हम इसको जो है कान में लगाते हैं। लगाने से ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और ये कान में जो है फंस जाता है। इस पे जो है एक 12 अंकों का कोड है, इसमें बार कोड भी है। इसके लिए एक हम अपने मोबाइल से भी इसको फीड करके जो है इस पे बार कोड से इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं कि ये अगर ये जिस जानवर को लग गया है तो फिर उसके ओनर का नाम सब फीड कर लिया जाता है। जब फीड डाटा पूरा रिकॉर्डेड रहेगा तो इस बार कोड से हम जान पाएंगे कि ये किस आदमी का, किस ओनर का जो है पशु है और पशु की क्या क्वालिटी है, उसकी उम्र क्या है, अगर फीमेल है तो ब्यात क्या है, सारे रिकॉर्ड इसमें रहेंगे। तो लगा करके दिखाते हैं इसको कैसे लगता है। जानवर पकड़ पकड़ना गिर जाएंगे आप, इसको थोड़ा इधर ले आइए। आज हम लोग लाइव देखेंगे टैगिंग करते हुए और ये एक जागरूकता अभियान की तरह काम कर रहे हैं इस पे। इधर से पकड़ लेना। ये जानवर का कान है, इसमें देखें मोटी रेखाएं हैं, 2 या 3 मोटी रेखाएं रहती हैं और इन्हीं के बीच में हम लगाएंगे। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो इसमें लगाने से जानवर को दर्द भी नहीं होगा और खून भी नहीं निकलेगा। ये देखिए आपके सामने लाइव हो रहा है टैगिंग और बिल्कुल भी एनिमल को कोई दर्द नहीं है, ना उसने आवाज़ की ना उसने शोर किया, आराम से अब ये खड़ी भी है, बेचैन भी नहीं है। इससे पता चलता है कि इसको कोई भी हर्ट नहीं हुआ है और उसको पता भी नहीं चला कि इसके कान में टैग हो गया है। ये बहुत बढ़िया, जगदीश साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे बताएं कि सर ये टैगिंग का किसान को क्या फ़ायदा होगा और उसके लिए क्या सरकार मदद करती है इसमें। टैगिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो एनिमल का जो है जानवर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अगर जानवर कहीं खो जाता है, कुछ चोरी हो जाता है, कान में छल्ला लगा हुआ है, तो उसके द्वारा जो है पता चल जाएगा कि ये किस व्यक्ति का जानवर है, किस कहाँ का निवासी है। तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि चोरी हो गया है अगर जानवर तो पकड़ में आ जाएगा कि ये फला व्यक्ति का, फले गाँव का इनका जानवर है। दूसरा ये है कि विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनाएँ चलती हैं, जिसमें एक पशुधन बीमा योजना होती है। उसमें अगर कुछ 75% जो है वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी रहती है। केवल 25% प्रीमियम जो है पशुपालक को देना होता है, यानी कि बहुत कम प्रीमियम पर इसी टैग नंबर के द्वारा पशुओं का बीमा हो जाता है। अगर जानवर की बीमा के दौरान में कोई मृत्यु होती है तो पूरा का पूरा पैसा जो है पशुपालक को मिल जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर टीकाकरण का कार्य कराया जाता है। तो टीकाकरण के लिए भी अगर कान में छल्ला लगा है तो टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। और इस समय सहभागिता योजना भी चल रही है, उसमें भी जो है टैग के द्वारा ही आइडेंटिफिकेशन हो पाता है कि हमने ये फला टैग नंबर का जानवर
किस व्यक्ति को दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सर। प्राकृतिक खेती में अगर आप जुड़ जाते हैं, जैसे आपका वजन 1 कुंटल से ज़्यादा ही है, 127 किलो वजन है, 127 किलो वजन है। अगर आप अपना खाना प्राकृतिक खेती से जो तैयार होता है तो उसका ही अगर इस्तेमाल करते हैं, फल है, हरी सब्जी है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। और जैसे आप देखेंगे कि मोटापा अकेले ही नहीं आता है, मोटापा जब आता है तो उसके साथ हाइपरटेंशन आता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसके बाद डायबिटीज आती है, इसके बाद घुटना आपका पहले जवाब देता है। अब पूरे बॉडी का अगर 126 किलो 27 किलो आपका वज़न है तो आधा वज़न तो कमर पे पड़ता है, ऊपर का आधा, और घुटना उतना वज़न लायक आपका है नहीं। आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती, 50 से थोड़ा ऊपर होगी, 60 तो होगी नहीं, 64। तो उम्र का भी एक ये होता है। तो बॉडी में 40 साल के बाद डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। अब मोटापा कम कैसे कर सकते हैं आप, उसके आते हैं जो आयुष की पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, सिद्धा है, ये सब का अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक होगी। और जैसे अभी आप मॉडर्न मेडिसिन में जाते हैं तो वहाँ आपको कई ब्रांच की, एक तो ओबेसिटी के लिए, मोटापा के लिए अलग डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, हाई प्रेशर के लिए अलग डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कार्डियोलॉजिस्ट की, डायबिटीज़ है तो उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको कई ब्रांच में जाना पड़ेगा, कई चक्कर काटना पड़ेगा। और ये सब पद्धतियाँ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बहुत इसमें बहुत फ़ायदा है, बिना साइड इफ़ेक्ट के दवाएं काम करेंगी। जहाँ तक वज़न कम करने का सवाल है तो आप जो है अपना खाना, एक तो पानी पीने का तरीका बदल दें। पानी आपको घूंट घूंट पीना है, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती गुनगुना गर्म पानी पीजिए, अभी जाड़े का दिन है। और खाना खाने से आप 48 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। खाने में पानी बिल्कुल ना पिए, अगर निगलने में दिक्कत होती है तो एक आध घूंट ले सकते हैं। उसके बाद खाना खा लेने के बाद 1 घंटे के बाद आप पानी पीने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा पी सकते हैं। इसके बाद जितनी बॉडी आपकी आवश्यकता होगी खुद मांगेगी, उस तरह से पानी पीजिए। खाने में आप फल इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपका 127 किलो वज़न है तो आपको 1 किलो 270 ग्राम इतना फल खाना है। 3-4 तरह का फल मिला के खाएँ तो और अच्छा है। इसके बाद इसका आधा सब्जी खाना है, कच्ची सब्जी, चुकंदर, गाजर, टमाटर, खीरा, लौकी, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद बना करके हाँ, ऐसे ही सब मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च कर लेंगे तो तीखा हो जाएगा, प्याज भी मिक्स कर सकते हैं, कोई ये नहीं, लहसुन भी आप खा सकते हैं। सब मिला के उसका 100 जो बताया हमने 1 किलो और 1.25 किलो तक, हाँ 1.25 किलो तक करीब जो दोनों है मीठे उसका आधा सलाद खाना, मीठे खा के तब खाना, पका हुआ खाना है। रात का खाना ऐसे ही शुरू करना है, पहले सलाद खाना है तब फिर खाना खाना है। तो इतना जब सलाद खा लेंगे तो खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश ये रहे कि सुबह 7 बजे शुरू करें और शाम को 7 बजे तक कंप्लीट कर लें। इसके बाद नहीं खाना, इसके बाद फिर पानी पे रहना 12 घंटे। आप ये प्रक्रिया अगर 3 महीने तक करते हैं तो आपका वज़न निश्चित तौर पे घट जाएगा। अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो त्रिफला का चूर्ण आप रात में सोते टाइम में ले सकते हैं। और जब ये फल और कच्ची सब्ज़ी खाएंगे और अंकुरित अनाज खा सकते हैं। बीच में अगर भूख की ज़रूरत पड़ती है तो मूंग है, चना है, मेथी है। मेथी बहुत अच्छी है। सिर्फ मेथी अगर सुबह अंकुरित करके आपकी बॉडी के हिसाब से तो कम से कम 4 चम्मच चाहिए जो है, 4 चम्मच मेथी रात में भिगा के अगर सुबह उसको चबा के खा लेते हैं
तो वो अकेले ये एक आदत दे महीने देंगे, दूसरे दिन वो जम जाएगा, ग्रुप वो हो जाएगा। 2 किलो ऐसे से कपड़े 3 बांध किलो अकेले कर सकती है। पानी का जो तरीका हमने बताया है उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इतना वजन घटा सकता है। और फल और कच्ची सब्जी पे जब रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका वजन घट जाएगा। आपकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है, तो आपका 67 किलो के आसपास वजन होना चाहिए। हम लोग का मीडियम फ्रेम है तो इतना ही वजन होना चाहिए। और आप इतना ओवरवेट हैं। पानी पीने की जहाँ तक बात है, खेत में पूरा प्राकृतिक है, डाई यूरिया कुछ डाले हो? नहीं। नहीं, खाली बोल दे कि रे बोलिए। आप बोलिए, बेफिक्र होकर बोलिए, सब सुन- यूरिया खाली डाई ना हमरे डाल जाले कब। अच्छा, यूरिया डालते हैं आप? हाँ यूरिया डाल, यूरिया लेकिन हल्का मात्रा में, हमरे ज्यादा ना डोज दिया जाला। अच्छा, हाँ अगली बार आप यूरिया बिल्कुल जोन बोल अरे है अब इसके तो बाद डेढ़ से वो इसके बाद से तो फिर पूछने हाँ। नहीं सर। अब आज आप ये प्रण लेते हो हम कि लोग अब मैं कभी भी डाई यूरिया नहीं हाथ आगे डालूंगा। करके हाथ करो आगे से, संकल्प प्रण लीजिए। करते हुए संकल्प प्रण लीजिए, से बोलिए। नीचे ठीक है, नहीं डालेंगे। आज के बाद प्रण लेते हैं कि हम डाई यूरिया कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत और सब ठीक है, इस्तेमाल ठीक है, करेंगे। व्यवस्था हो। नहीं, ऐसे बोलिए कि आज प्रण के लेते बाद हुए से- कहिए। ठीक है, प्रण लेते हैं, लेकिन वही थोड़ा सा अब है, कैसे एक बैग कह दें भाई, थोड़ा सा ये जैसे वीडियो गड़बड़ बन एक बार जरा लाइट जला के बाउंड्री दिखाइएगा सर, धीरे 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 धीरे। आपकी लाइट बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो वाली भी वेरी आपकी गुड, वेरी गुड। है कि इसके इधर ही है, आपकी लाइट जबरदस्त है ये। इस साइड वाली। हाँ इस साइड वाला वेरी नाइस, अच्छी बाउंड्री कर रखे हैं जी। चलिए सर, ये कुछ बोया है क्या आपने इसमें? नहीं इसमें गन्ना, प्राकृतिक गन्ना लगवा दें और बीच में जो है प्याज वाली खेती करा दें। सर मैं गौशाला के लिए तो पर्याप्त ये 12-20 ज़मीन है, ये पूरा चाहिए ना। नमस्कार, मैं हूं असीमा भट्ट। श्री राकेश कुमार पांडे जी, अध्यक्ष आनिका एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जागरूकता के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। किशोरों को, बच्चों को उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, अनाथालय के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही साथ गौशालाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं इनका पूरा सहयोग कर रही हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी इनका सहयोग करें। धन्यवाद। वाली खाद डालनी पड़ेगी। और यहाँ लोग अपने घर में बनाएंगे। हाँ घर बनाएंगे। यहाँ से गोमूत्र अगर हम दे देते हैं, अगर यहाँ से ले जाएंगे तो ले जाने के लिए तो दिक्कत होगी ना। अगर आप ले जाएंगे, एक ड्रम लगेगा और पानी आपके घर का ही रहेगा, और 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र यहाँ से हम लोग दे देते हैं और बनाने के लिए उनको दिखा देते हैं। एक मॉडल के तौर पे एक खेत तैयार करा देते हैं जहाँ यही खाद रहेगी, तो लोग देखेंगे कि यहाँ कितना फसल हो रही है और जो लोग यूरिया डाई डाल रहे हैं वहाँ कितना फसल हो रही है। और प्लस मंडी में हम अलग काउंटर लगाएंगे प्राकृतिक खेती वाला, तो उसको ज़्यादा कीमत दिलवाएंगे। इसके लिए भी बात चल रही है। तो आपका अगर एक गाय है तो 20 एकड़ में खाद दे सकती है। और लोगों के दिमाग में क्या है, जैसे हम होम्योपैथिक दवा का ही ले लेते हैं, सारे लोग हैं यहाँ दवा चलती थी, होम्योपैथिक दवा के बारे में जानते हैं। जो आयुर्वेद में अगर जो तुलसी की पत्ती से दवा बनती है उसमें हम संगटम नाम है। पड़ रही है भाई, हम आप तो देखिए सब लोग इतना कपड़ा पहने हैं और तब भी ठंडक लग रही है। तो जो यहाँ ये गोवंश हैं, इनके लिए भी मतलब ये अगर बंद हो जाए ना, यहाँ अंदर लगी हुई है, इधर लगी, लेकिन इधर से ठंडी हवा चली जाए, खुला है तो ये अगर जो है बंद हो जाए तो संभवतः यहाँ जो है ठंडी हवा नहीं जाएगी, तो ये तो फिर इनको दिक्कत नहीं होती है। देख लीजिए, ये प्रोसीजर है। हम लोग क्या बनाने वाले हैं प्रेमचंद जी? जीवामृत बनेगा ये जीवा घन जीवामृत तो सूखा बनता है, जी जी। जीवामृत गीला बनता है। देखिए बताते जाइए सर ये 1 किलो कुरुश में 2 किलो ले हो जाए सर, तब भी सर इस साइड में आ जाइए। 1 किलो से फाजिल होना चाहिए। आप लोग प्रधान जी सामने आ जाइए। प्रधान जी आ जाइए सर के बगल में। जी थोड़ा सा इसमें पानी ले आओ थोड़ा। अच्छा बोला कौन मेरे सिर पे? बेसन था भैया, 1 किलो बेसन है।
सब लोग इसको सुनते जाइएगा, जो कर रहे हैं सुनिए भी और देखिए भी। मूट बेसन गुड़ गुड़ है। तबीयत बेसन का एक थोड़ा सा देखते रहिएगा। 1 किलो बेसन। बेसन किसका मटर, चना, उड़द, मटर। बेसन जो है ना, जो दलहन होता है, दलहन का बेसन होता है। और बेसन में अगर चने का हो तो अति उत्तम। वही पूछ रहे हैं। ठीक ना। देखिए बेसन में आप मटर का भी ले सकते हैं, आपके पास उड़द, मूंग और ये जो होती है अरहर भी होती है, तो ये सारी चीज का ले सकते हैं। लेकिन यदि ये आपका जो है चने का बेसन मतलब सर्वोत्तम इसके लिए माना गया है। इसका फिर बताएंगे कि क्यों इसको किया जाता है। इसलिए कि जीवाणु के लिए ये खुराक हो जाएगा। एक उसमें 1 कचोरी माटी, 1 केजी के बराबर माटी। ये माटी कहाँ से उठाए हैं? पीपल के पेड़ के नीचे की? पेड़ के नीचे से सर। पीपल के पेड़ के नीचे के, क्योंकि पीपल हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया। देख के छीटा ना है। कहाँ भैया, बस केवल सिंपल के लिए है। सब एक साथ मिला देंगे। सब इसको जो है बिल्कुल एकदम मिक्स अप कर दीजिए। ये 3 चीज हुआ था, गुड़ हो गया और ये बेसन हो गया, और मिट्टी हो गई। 3 चीजें हो गया। 5 लीटर इसमें डाल के तब बल्टियाँ खाली किए हैं साहब ने। वो फूटी हुई थी। 5 लीटर इसमें मूत्र डालेंगे। ठीक है जी। वैसे 10 लीटर चाहिए, बाकी उतना ही जी, एकदम बिल्कुल सही। 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर। जी 10 किलो गोबर। थोड़ा ये ऊपर ये जो हाथ वाला कपड़ा ऊपर कर लीजिएगा खींच के। चलिए स्वेटर। हाँ, आस्तीन का हाथ कर दीजिएगा, हाथ लगा के ऊपर खींच दीजिएगा बाबा। इसको पूरा मिला लेंगे, इसलिए कि उसमें पानी में मिल जाए पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, इसका वीडियो बनना है ना? हाँ मैं बना रहा हूँ। हाँ ठीक है। 200 लीटर के ड्रम में इसको डालेंगे। और डंडा भी हाँ, डंडा तो ये होगा कड़िया था तो कड़िया हाँ बसवा दीजिए। ये पनिया है। कोनो डंडा से डला लीजिए, कोनो विशेष डंडा रहे। नहीं, किसी भी डंडे से इसको डंडा निकाल देना है। हिलाने के लिए है कि ताकि निकाल देंगे उसमें से, मिल जाए जो है। निकाल के रख देना बाहर। डेली धुलाना है उसको। बता रहे हैं, सुनते जाइए। देखिए केवल सुनिए। और सुनते जाइए, फिर जो ना समझ में आए उसको बाद में बाएं से दाएं, धुआं निकल रहा है। सुबह 2 मिनट शाम। 3 दिन अगर आप ऐसे चला देंगे तो 3 दिन के बाद खाद तैयार हो जाएगी। इसको 10 दिन के अंदर उपयोग कर लेना है। और इसको हम अगर पानी में मिला के जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए खाद तैयार हो जाएगी। जबकि जैविक खाद कई गुना जरूरत पड़ती है। तो ये तो 200 लीटर में ही आपका 1 एकड़ के लिए खाद तैयार हो जा रही है। और इसमें जब बुआई आप देसी बीज का करेंगे तो पैदावार और ज्यादा होगी। देसी बीज का मतलब घर का बीज जो उसको हाइब्रिड करेंगे इसी से, उसमें लेंगे। प्रेमचंद जी पूरी हेल्प करेंगे पूरे गांव वालों को। ये सब हर एक क्रिया में वो हेल्प करेंगे। तो 1-2 सीजन में अगर आपकी हेल्प कर देंगे तो नेक्स्ट सीजन से आप 10 लोगों को बताने लायक हो जाएंगे। अब देसी गाय क्यों इस्तेमाल करनी है, उसमें जो 1 ग्राम गोबर में 3 से 5 करोड़ जीवाश्म होते हैं। बहुत बढ़िया। और वही जो ये हमारी जर्सी, फिजियन, होलिस्टियन गाय हैं, इसमें 60 से 70 हजार होता है। तो उसकी आँख छोटी होती है जो ये विदेशी गाय हैं। और जो देसी गाय हैं उनकी आँख बड़ी होती है, लंबी होती है। तो हमको देसी गाय का उपयोग करना है। इसलिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि मोटर ऑफ कर देना। ये क्यों ऑफ कर दो। जवाब यही है। और कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर बनाया जाए तो थोड़ा कम काम करेगी। हाँ, कम काम करेगी तो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। तो आपको एक मिनट इसको डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस समय यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित हैं, जरा सा एक बार अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मैं प्रेमचंद यादव, वेरी गुड। पढ़नी पोस्ट, पढ़नी ब्लॉक, पढ़नी सब जी। क्या नाम है बाबू आपका? सूरज यादव, कहाँ से हो? कमौली। ठीक है, आप कहाँ से भैया? राजेश मौर्य सर, मुल्लापुर से। ठीक है,
आप डॉक्टर प्रोफेसर? तिवारी, हम यही राजकीय श्री दुर्गा यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाँ, आप भैया बोलिए। अजय यादव तमौली। आप भैया? डॉक्टर SK सिंह, मेरा आवास यहीं बगल में है, दुर्गा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर। वेरी गुड। भैया आपका नाम? हरलाल यादव तमौली। सर आपका? रामलखन यादव प्रधान तमौली। वेरी गुड। आप भैया? सजन यादव ग्राम तमौली। वेरी गुड। आप बोलिए भैया। सुरेंद्र यादव तमौली। अच्छा, आप बताइए भैया। वेरी गुड। जी भैया। प्रवीण यादव ग्राम तमौली। वेरी गुड। प्रवीण मौर्य मोलनापुर। वेरी गुड। बोलिए भैया। श्याम बिहारी मौर्य मोलनापुर। यादव तमौली। बोलिए बाबा। हरिनाथ यादव तमौली। वेरी गुड। भैया? सरभानी यादव तमौली। वेरी गुड। प्रधान जी को और यहाँ पे हो गया। हाँ, आप अपने भी बोल दीजिए। मैं राकेश कुमार पांडे, अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट प्रेसिडेंट। मैं डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़। यहाँ सभी लोगों के बीच में जीवामृत का जो ये प्रयोग हो रहा है और उसको सबके सामने बनते हुए दिखाया जा रहा है, ताकि ग्राम तमौली के लोगों को इस जीवामृत के विषय में जानकारी हो सके और कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे उपयोग किया जाता है, यह जानकारी हमारे श्री प्रेमचंद जी, जो कि इसके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक ड्रम में 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र और 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के पेड़ की नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को घोलकर इसमें मिलाकर घोला जाता है। और इसका जो घोल है, इसको प्रतिदिन 5 से 6 मिनट, कम से कम 4-5 दिन तक आप किसी डंडे के सहारे से घोलेंगे। घोलकर किसी छायादार स्थान पर रखेंगे। इसमें धूप का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसको ढक कर रखें। 14 से 15 दिन के बीच में यह तैयार हो जाती है, इसको जीवामृत बोलते हैं। प्रतिदिन इसमें घुमाकर इसको करेंगे। इसके बाद जब 15 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगी, तो इसको जिस खेत में डालना हो, यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। जिस जगह से पानी आप खेत में डाल रहे हों, उसी जगह इसमें या तो टोटी से या पाइप के सहारे से साइफन बनाकर आप पानी वहां डाल दें, और जो पानी खेत में जा रहा है उसी के साथ इसका प्रयोग खेत में होगा। पूरा जो है खेत में जाएगा, पूरे खेत में फैल जाएगा। इस प्रकार से जितनी बार आप पानी खेत में देंगे, फसल को लगाएंगे, उतनी बार 200 लीटर का यह घोल हर पानी के साथ देंगे। यह इसको करने से आपको न तो यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी, न डाया की जरूरत पड़ेगी, और न ही NPK की जरूरत पड़ेगी, यानी किसी भी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। इस खाद के द्वारा आपके खेत में जीवाश्म की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, फसल की जड़ें अच्छे ढंग से फैलती हैं, उनको अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, अच्छी खुराक मिलती है। जो खेत में आप इस जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, जीवामृत का जिसमें प्रयोग करेंगे, उसमें केंचुओं की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि 1 साल 2 साल के अंदर आपको पूरे खेत में केचुआ ही केचुआ दिखाई पड़ेंगे। और केचुआ आप लोग जानते हैं कि किसानों का मित्र है। ये आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। क्यों मित्र है? हम अपने खेत की जुताई करते हैं, उसमें हवा, मतलब उसको पुलपुला बनाने के लिए, पोला बनाने के लिए, ताकि उसके ऊपर की हवा जो है उसमें धूप और गर्मी अंदर चली जाए। ये केचुआ भी ऊपर से मिट्टी खाते हुए जाते हैं नीचे की तरफ, और नीचे से फिर मिट्टी खाते हुए आते हैं। और जो मिट्टी यह केचुआ अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वह मिट्टी इतनी पौष्टिक होती है कि जमीन के लिए और फसल के लिए वह एक तरह का ताकत का काम देती है। और हमारी जमीन जो बीमार हो रही है, उसको स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हमारी जमीन स्वस्थ होती है।
अगर इस मिट्टी की जांच करवाएं और बगैर जीवामृत वाली मिट्टी की जांच करवाएं तो आपके दोनों की मिट्टी में जो उसके केमिकल पदार्थ हैं, जो उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर और कार्बन, कैल्शियम और इसके आयरन, कॉपर, जिंक, ये आदि सब जो है तत्वों की मात्रा जो अनुपात में होनी चाहिए उस अनुपात में आपके मिट्टी में मिलेगी। और उसकी जब आप जांच करवा के देखेंगे तो हमारे फसल को जो आवश्यकता होती है वो सारे तत्व उसमें मिलते हैं। जो आज हमारी खेतों में रासायनिक खादों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने के बाद भी हमारी फसलों में वो गुणवत्ता नहीं आ पा रही है और स्वयं फसल भी बीमार हो रही है, जमीन बीमार हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं और साथ साथ हमारा पशुधन भी बीमार हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में आपके जो बचपने में गाय भैंस एक बार गर्भित होती थी, उसको जो है एक बार क्रॉस कराते थे तो वो रुक जाती थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि 2 बार 3 बार 4 बार क्रॉस कराते हैं, उसके बाद भी कहते हैं साहब ये रुक नहीं रही है। और गायों को हमने क्या कर दिया है, भैंस और उनको तो बेच देते हैं, लोग खरीद ले जाते हैं, लेकिन हमारे गोवंश इस समय हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि उधर गर्भाधान के कारण रुक नहीं रहे हैं, जिससे हमारी एक तो आर्थिक व्यवस्था खत्म हो रही है और हमारी जो अर्थव्यवस्था में ये घातक हो रहे हैं। हम लोग इनको छोड़ देते हैं, यही पशु जाके हमारे खेतों में नुकसान करते हैं, हमारा ही पशु हमारा ही नुकसान कर रहा है। और उसके बाद हम सब लोग आपस में मिल के कहते हैं साहब ये तो गोवंश हमारे खेतों का नुकसान कर रहे हैं, सरकार से आप सहायता मांगते हैं, दूसरों विभाग से सहायता मांगते हैं। ये बताइए कि इन पशुओं को अगर छोड़ दिया जाएगा तो इनका क्या होगा? ये हमारे लिए नुकसानदायक खुद ही हो जाएंगे, लेकिन इनका हमें उपयोग करना है। इस गोवंश का 10 किलो गोबर, एक ही गोवंश से एक दिन में आपको 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र मिल जाएगा। तो जब आपका एक दिन में यह इतना गोबर और गोमूत्र देकर आपके 1 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार कर रहा है, तो आप सोचिए कि एक गोवंश रोजाना उतना ही जो है पैदा करता है, उसको हम कितने एकड़ के लिए खाद बना सकते हैं, जैविक उत्पाद बना सकते हैं। और इसके साथ एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो जैविक उत्पाद आपका है, जिस खेत में धान, गेहूँ, चना, मटर या आप सब्जी की फसल उगाएंगे और जैविक खाद के प्रयोग के द्वारा उगाएंगे, उसका जो उत्पाद होगा उसकी बिक्री और उसकी कीमत 3 से 4 गुना होती है। आप इसको जो है कहीं भी देख लीजिए, मार्केट में जाइए, जहां पर ये लिखा रहता है कि कार्बनिक उत्पाद, यही बोर्ड लगा दें और लोगों को विश्वास हो जाए कि ये सही में कार्बनिक उत्पाद है। ऐसा नहीं कि जो है हमारे देश में जो है लोग नकली वाले लोग भी हैं, नकली दूध तक बनाना लोग शुरू कर दिए हैं। तो नकली नहीं करना है, असली काम करना है। सब लोग इसीलिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं और मेरा भी यही आप लोगों से आने का यहाँ अभिप्राय था कि सब लोग इस चीज़ को देखें और इस काम को समझें। सभी लोगों के घर में खेती होती है, सभी लोग घर में पशुपालन होता है। यदि आपके घर में पशु नहीं है किन्हीं कारण से, तो ये हमारी गौशाला है। इस गौशाला से हम एक व्यक्ति को 4 गोवंश दे सकते हैं और उसके लिए एक गोवंश के लिए हर महीने 900 रुपया भी देंगे हम। वह 900 रुपया और गोवंश, आपको पैसे भी आप अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस गोवंश को छोड़ने के बजाय आप अपने घर में रखिए। इस गोवंश से जैविक उत्पाद बनाइए, जैविक खेती करिए और अपनी आमदनी जो सरकार के मंशा है कि दुगनी की जाए, तो दुगनी ही नहीं, इससे मेरा ख्याल है कि हम 6 गुनी कर लेंगे। क्यों कि एक तरफ तो हमारी रासायनिक खाद की जो कीमत थी वह नहीं लगी। रासायनिक खाद की कीमत आप इस समय देख रहे हैं, एक खेत में जब डालते हैं 1 एकड़ जमीन में तो साल भर में कितनी लगती है, आप लोग सभी लोग इससे भीग हैं। उसके बाद जो हमारा उत्पाद हो रहा है, उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी और उत्पाद की कीमत भी आपको ज़्यादा मिलेगी। बिना कीमत के आपका उत्पाद बढ़ा और उससे जो है आपको ज़्यादा पैसा भी मिला।
इसको सरकार ने नाम दिया है शून्य बजट खेती, बिना लागत की खेती, शून्य बजट कार्बनिक खेती, यह नाम है। और इसका मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग इसको अपनाएं और इस कार्य को करें। एक लोग उदाहरण के रूप में कर रहे हैं, इसको आप लोग सभी लोग देखिए। ये जो गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं में गोवंश सब आप ही लोगों के हैं, तो इनकी भी सुरक्षा हो जाएगी और हमारा खेत भी सुधर जाएगा। हम लोग स्वयं जो है इससे लाभान्वित होंगे। यही मेरा सबसे निवेदन है। मृत्यु के बारे में जो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय ने जो बताया है हमारे किसानों को, इससे हमारे गांव के किसान लाभान्वित हों और सभी लोग मिल करके जुल करके सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है। धन्यवाद।